गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री में हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, कोलाइड्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कोलाइड पढ़ने से पहले कि हमारे पास कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, पहला ट्रू सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस को जो हमने कैटेगराइज किया है वो हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो वहाँ पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। जैसे आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो वहाँ पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। इसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं और इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेन ये है कि ट्रू सॉल्यूशंस वो होंगे जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेस होता है। सेकंड हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसमें हम ये मानते हैं कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में भी कई चीजें कही गई हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि यदि हम NaCl लिया, हमने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को यदि हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है। लेकिन वहीं यदि सॉल्ट को बेंजीन में हमने डिसॉल्व किया तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सॉल्ट एक सेम सब्सटेंस है लेकिन उसका वाटर में बिहेवियर अलग है और बेंजीन में बिहेवियर अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कोलाइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया कि NaCl जो होता है जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बिहेव करता है क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट मतलब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, परंतु जब इसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया तब ये बिहेव करेगा एज अ क्रिस्टलाइट, कोलाइड। इसका मतलब क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता है। सेम हम एग्जांपल देखते हैं कि जो सोप का सॉल्यूशन होता है जब ये बहुत डाइल्यूट होता है तो ये बिहेव करता है क्रिस्टलाइट। इसका मतलब क्या होगा कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है, लेकिन जब इसका हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता, तब ये बिहेव कर रहा है एज ए कोलाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोलाइड जो है कोई सब्सटेंस नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और इसके जो पार्टिकल का साइज है, अब अलग अलग बुक वाले अलग अलग फॉलो करते हैं, लेकिन जो हम मानते हैं इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, मींस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। थर्ड है सस्पेंशन। जैसे हमने बताया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज जो होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा का होगा उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। जैसे एग्जांपल मड इन वाटर। और सस्पेंशन जो होते हैं ये भी हेट्रोजीनस होते हैं, कोलाइड्स भी हेट्रोजीनस होते हैं। लेकिन जो हम सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनस इन नेचर होते हैं। तीनों में डिफरेंस है। सॉल्यूशंस आर होमोजीनस इन नेचर, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजीनस इन नेचर। अब हमारा टॉपिक है मेनली कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? तो अभी जैसे हमने बताया कि कोलाइड जो होता है इट इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और जब हम कोलाइड्स की बात करते हैं तो कोलाइड्स में हमारे पास 2 फेजेस आती हैं, एक डिस्पर्स फेज होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होती है। डिस्पर्स फेज का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होती है डिस्पर्जन मीडियम के में। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है वैसे ही डिस्पर्स फेज जो होती है ये कोलाइड्स में होती है। और डिस्पर्स फेज मींस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। डिस्पर्जन मीडियम में जनरली क्या होता है कि ये डिस्पर्जन मीडियम जो होता है विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, और जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। और सिंपली हम ये कह सकते हैं the substance which is present in less amount is called disperse phase, and the substance which is present in large amount it is called dispersion medium. अब ऐसे क्लासिफिकेशन आता है कोलाइड्स का हमारे पास। तो
क्लासिफिकेशन जो कोलाइड्स का है वो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे हम देखते हैं कि डिस्पर्स फेज हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो इसके आधार पर हम जो कोलाइड्स हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, यदि हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, जैसे एग्जांपल्स आप देखते हैं कलर्ड जेम्स का, ग्लासेस का। यदि हमारे पास डिस्पर्स फेज जो है सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, जैसे हमारे पास मडी, हमने वाटर ले लिया, हमारे पास डिस्पर्स फेज यदि सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, जैसे हम एरोसॉल या स्मोक की बात करते हैं, तो स्मोक में क्या होता है, जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स फेज होते हैं, एयर जो होती है वो डिस्पर्जन मीडियम होती है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास जनरली 8 हैं। जो मेन है हमारे पास वो है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो यहां पर हमारे पास 2 प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, एक लायोफिलिक कोलाइड होता है और एक लायोफोबिक होता है। तो पहले हम देखते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो इस प्रकार के जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं वो इजीली बन जाते हैं और इसके लिए हमको कोई स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जांपल हम लें, गम होता है, गम को आप लेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, शेकिंग करेंगे, इजीली डिजोल्व हो जाती है। इसी प्रकार स्टार्च होती है, आप स्टार्च का पाउडर लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको गर्म करना आप चालू करिए, वो इजीली मिक्स हो जाता है। इसके लिए हमको कोई स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से थोड़ी सी मड लेते हैं हम और उसको वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, तो मडी सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज लायोफिलिक, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है और ये बहुत इजीली बन जाते हैं। सेकेंड हम देखते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफोबिक कोलाइड्स ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है या बहुत लेस अट्रैक्शन होता है। जैसे इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, लायो, लायो मीन्स सॉल्वेंट, फोबिक मीन्स हेट्रेट। तो जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में हेट्रेड होगी, कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो ये पास पास नहीं आएंगे। हमको इनको मिलाने के लिए स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता पड़ती है। ये इजीली नहीं बनते हैं और बन भी जाते हैं तो ये बहुत स्टेबल नहीं होते हैं। अब यहां पर हमने एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बीच में। जैसे पहले हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी ले ली, जैसे हमने एक प्रिपरेशन वाली प्रॉपर्टी ली है, तो हम देखते हैं लायोफोबिक सॉल्ट जो है वो इजीली नहीं बनता है। उसके लिए हमको स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में हेट्रेड होता है और अट्रैक्शन नहीं होता है। वहीं यदि हम लायोफिलिक कोलाइड की बात करते हैं, तो लायोफिलिक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इसलिए सिंपली शेकिंग से, या जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया, स्टार्च को हमने गर्म किया थोड़ा सा, तो उसका सॉल्यूशन बन सकता है। अब हम जब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं ये बहुत कम स्टेबल होते हैं। क्यों कम स्टेबल होते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं हम लायोफिलिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? वही रीजन आएगा इसमें सेम, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी की। तो लायोफोबिक सॉल्ट रिवर्सिबल नहीं होते हैं। रिवर्सिबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनको बनाने के लिए हमको स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता पड़ती, बड़ी मुश्किल से ये बनते हैं। एक बार बन जाते हैं तो इनको बनाने के बाद भी हमको इनको स्टेबल करने के लिए इसमें स्टेबलाइजर मिलाना पड़ता है। तो इसलिए स्टेबल नहीं होने के कारण ये इरिवर्सिबल होते हैं। और वहीं लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं इजीली बन जाते हैं। इजीली बनने के कारण क्या होता है, ये रिवर्सिबल होते हैं। अब आती है विस्कोसिटी की बात। तो लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम के विस्कोसिटी के बराबर ही होती है।
लेकिन लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी जो होती है वो डिस्पर्सन मीडियम से ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल ले लें, हमने गम को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो गम की जो विस्कोसिटी होगी, उसका जो गाढ़ापन होगा वो वाटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो आती है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो होता है लायोफोबिक सॉल्ट में वो डिस्पर्सन मीडियम के समान ही होता है, लेकिन जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं उनमें सरफेस टेंशन जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम से कम होता है। वहीं बात करें यदि हम हाइड्रेशन की या सॉल्वेशन की, तो लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनका हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है, लेकिन लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं उनका हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब आती बात चार्ज की, तो जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं वो या तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये चार्ज आता है, कैसे चार्ज आता है उनके ऊपर, ये चार्ज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम आगे प्रॉपर्टीज में देखेंगे। अब जो लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं या तो उनके पास बहुत कम चार्ज होता है या लगभग नहीं के बराबर उनके पास चार्ज होता है। अब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं, तो लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन लायोफिलिक सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और इनको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। अब आता है कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो जैसे हमने आपको बताया कि लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस होने के कारण क्या होता है, उनका कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो सकता है। लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं उनका प्रेसिपिटेशन हो सकता है जब उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, कम कंसंट्रेशन में उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। क्लियर है। अब है टिंडल इफेक्ट। तो लायोफोबिक सॉल्ट में टिंडल इफेक्ट होता है, लायोफिलिक में टिंडल इफेक्ट नहीं होता। ये क्यों होता है इसको भी हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो जैसे हमने आपको बताया लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स माइग्रेट करेंगे, या तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे या एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। क्यों माइग्रेट करेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। लेकिन लायोफिलिक सॉल्ट में जैसे हमने बताया कि यहाँ पर पार्टिकल्स के ऊपर या तो बहुत कम चार्ज होगा या चार्ज नहीं भी होगा, तो ये माइग्रेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस हमारे पास आती हैं। तो ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स के बीच में। अब अगला आता हमारे पास क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल और डिस्पर्स फेज की, जो पार्टिकल और डिस्पर्स फेज उसके आधार पर। तो पहला आता है हमारे पास यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एक आपस में मिलकर कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर बने हुए हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सल्फर S8 के फॉर्म में मिलता है हमको यहाँ पर। तो सल्फर में क्या होता है, सल्फर के 8 एटम्स आपस में जुड़कर सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सल्फर हमको S8 के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ क्या हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ने मिलकर कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाया हुआ है। सेकंड आता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। जैसे नाम से हमको पता चल रहा है मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो यहां पर क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है और ये सुटेबल लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पर प्रोटीन्स का एग्जांपल ले सकते हैं, हम स्टार्च का एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ, पॉलीथीन और नायलॉन का एग्जांपल लिया हुआ है। तो मैक्रो मीन्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। थर्ड आता एसोसिएटेड कोलाइड। जैसा भी हमने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंस जैसे NaCl है या सोप है, जब ये कम कंसंट्रेशन पे रहते हैं तो बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलाइट, और जब ये हायर कंसंट्रेशन पे रहते हैं तो ये बिहेव करते हैं एज ए कोलाइड्स। तो इसका रीजन क्या होता है, जैसे इनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है ये पार्टिकल एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट मीन्स एक झुंड बना लेते हैं, और ये झुंड के पार्टिकल का जो साइज होता है वो कोलाइडल साइज का
पार्टिकल्स होता है। जैसे एग्जांपल ले लें मिशेल्स। मिशेल्स क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। जो आपने 10th में पढ़ा होगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, उसमें जब सोप हायर कंसंट्रेशन में आती है तो मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है और कपड़े साफ करने में मदद मिलती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपरेशन करने के लिए जैसे हमने अभी पढ़ा था कि लायोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं इनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन होने के कारण इसके लिए हमको स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जस्ट बाय शेकिंग और बाय हीटिंग इनको हम इजीली बना सकते हैं। लेकिन लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं जैसा आपको मालूम है कि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में हेट्रेड होता है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। तो जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो इनको बनाने के लिए हमको काफ़ी स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता पड़ती हैं। इन स्पेशल मेथड्स में से पहली होती है डिस्पर्सन मेथड और सेकंड होती है एग्रीगेशन मेथड और कंडेंसेशन मेथड्स भी इसको हम कह सकते हैं। तो पहली हमारे पास मेथड आती है डिस्पर्सन मेथड। तो हमारे पास जो लायोफोबिक कोलाइड्स को बनाने के लिए मेथड है, तो जैसे हमने देखा पहली मेथड है डिस्पर्सन मेथड। तो डिस्पर्सन जैसे आप देखते हैं डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि बिखेरना। तो यहाँ पर इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो इस मेथड में क्या किया गया, इस मेथड में जो लार्ज पार्टिकल्स थे उनको कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास लायोफोबिक सॉल्व होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको स्टेबल करने के लिए हमको यहाँ पर जब हम डिस्पर्सन मेथड का यूज़ करते हैं तो हमको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट या स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इसमें जो पहली मेथड है वो है मैकेनिकल डिस्पर्सन। तो मैकेनिकल डिस्पर्सन में जनरली जो मेथड होती है इसमें हम क्या करते हैं कि सॉलिड या लिक्विड जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसको हम कोलाइडल मिल में डालते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। अभी पूरी मेथड क्या है इसको हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको क्लियरली ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक कोलाइडल मिल है। तो कोलाइडल मिल में नीचे की तरफ मेटल की डिस्क लगी हुई है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने गांव में एक चक्की देखी होगी दाल बनाने वाली, जो पत्थर की जल्दी बनी हुई होती है, उसमें आप देखेंगे कि नीचे वाली जो डिस्क होती है उसकी वो स्टेबल होती है और दूसरी वाली जो ऊपर वाली डिस्क होती है उसमें चने वगैरह डालकर उसको जब घुमाया जाता है तो दाल बनती है। सेम इसी प्रकार से ये हमारे पास कोलाइडल मिल काम करती है। तो इस कोलाइडल मिल में क्या होता है, जो नीचे वाली डिस्क होती है मेटल डिस्क ये स्टेबल होती है और जो ऊपर वाली हमारे पास डिस्क होती है वो रिवॉल्व करती है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी हमने पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स थे उसको डिस्पर्सन मीडियम में डालकर जब इस कोलाइडल मिल में हम उसको डालते हैं तो ये कोलाइडल मिल जो होती है इसमें दोनों डिस्क होती हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं और इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। और जब ये डिस्क अपोजिट डायरेक्शंस में घूमती हैं तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जो कोलाइडल साइज के होते हैं। तो इस प्रकार से जो कोलाइडल सॉल्वर पार्टिकल्स हमको मिलते हैं उन्हें फिर किसी डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व कर हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। सेकेंड हमारे पास जो मेथड आती है वो आती है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसको इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड भी हम कहते हैं और इसमें जनरली हम प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड के जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनको बनाया जाता है। या हमने वर्ड यूज़ किया है हाइड्रोसॉल। तो हाइड्रो का मतलब रिलेटेड टू वाटर, हाइड्रो मतलब रिलेटेड टू वाटर।
इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इस मेथड को समझने के लिए हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए यहां पर हमने क्या किया है कि एक बड़ा सा बीकर लिया हुआ है, उस बीकर के अंदर हमने एक और छोटा बीकर लिया हुआ है। जो बाहर वाला बीकर है उसमें हमने आइस के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब आइस के पार्टिकल क्यों रखे हुए हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो छोटा वाला अंदर हमने बीकर लिया हो उसमें हमने 2 रॉड्स ली हुई हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं। जो रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, जो रॉड्स लिए हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और इसको हमने डिस्पर्जन मीडियम जैसे वाटर के अंदर इसको हमने डाल के रखा हुआ है। और जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को पास लाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, जिसके कारण क्या होता है मेटल वाटर में डिजॉल्व होना स्टार्ट करती है। और चूंकि बाहर हमारे पास आइस रखा हुआ है तो आइस के कारण क्या होती हैं, जो वेपर्स होती हैं कंडेंस होती हैं। और कंडेंस होने के बाद ये कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स को बना लेती हैं। अब चूंकि हमने जैसे आपको बताया कि गोल्ड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसको स्टेबल करने के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे KOH KCl वगैरह मिलाते हैं, जिससे हमारा ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है ये स्टेबल हो जाए। इसके बाद थर्ड मेथड आती है हमारे पास पेप्टाइजेशन की मेथड। तो पेप्टाइजेशन की जो मेथड होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट होता है उसको कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि हमारे पास यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, उसको हमको फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलोइडल सॉल्यूशन में यदि कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं। ये देखिए आप, जैसे डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई जा रहा है कि हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। जब इसमें हमने FeCl3 मिलाया हुआ है तो FeCl3 से हमको Fe3+ आयंस मिले, और ये FeCl3 में से जो Fe3+ आयंस मिलते हैं ये FeOH थ्राइस जो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है उसकी सरफेस पर जाकर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और एड्जॉर्ब होने के बाद क्या करते हैं, ये उसको कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जनरली कि पेप्टाइजेशन का कारण क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट था उसके ऊपर फेरिक आयंस जो थे जाकर एड्जॉर्ब हो गए। अब सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है वो छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स में ब्रेक होकर पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास केमिकल मेथड्स हैं। अब जो केमिकल मेथड्स हैं हमारे पास 4 केमिकल मेथड्स हैं। अब ये केमिकल मेथड्स को थोड़ा सा आपको इक्वेशंस तैयार करने पड़ेंगे। इनमें सबसे पहली आती है हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन एक ऐसी मेथड होती है जिससे हम आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड के सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं तो हमको आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। सेकंड मेथड आती है रिडक्शन की। तो रिडक्शन के द्वारा हम गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन या सिल्वर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि यहाँ पर ऑरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम स्टेनिक क्लोराइड डालते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पर, SnCl2 होना चाहिए यहाँ पर SnCl4 की बजाय। जब हम डालते हैं तो यहाँ पर हमको गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है और हमको SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ 2AuCl3 + 2 SnCl4 है, तो एक्चुअली ये 2 SnCl2 होना चाहिए यहाँ पर। थर्ड मेथड आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन की मेथड से हम क्या करते हैं, सल्फर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो
SO2 गैस होती है, उसको सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, बबल करते हैं, तो उससे हमको सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। फोर्थ मेथड है हाइड्रोलिसिस की। तो हाइड्रोलिसिस की मेथड से हम क्या करते हैं, जनरली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, फेरिक क्लोराइड को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये केमिकल मेथड है, 4 है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस को बनाने की। अब जब एक बार कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है तो चूंकि ये लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, और जैसे हमने बताया यहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में हिट्रेड होता है, तो ये सॉल्यूशंस स्टेबल नहीं होते हैं। इनको स्टेबल करने के लिए हमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम मिलाते हैं यदि ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, कम मात्रा में इसकी आवश्यकता, ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है तो सॉल्यूशन को अनस्टेबल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कोलाइड्स को प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स को अपनाते हैं। इसमें पहली मेथड है हमारे पास डायलिसिस। तो डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन के ऊपर बेस होती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस मेथड को हम समझते हैं एक डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ पर जो डायलिसिस है, हमने डायलिसिस के बारे में जिक्र किया। तो डायलिसिस जो होती है, यदि हमने इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में करते हैं तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाती है। तो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में सिर्फ डिफरेंस इतना ही आ रहा है कि जब डायलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। दोनों मेथड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, तो डायग्राम में हमने क्या किया यहाँ पर कि एक सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ बैग ले लिया जिसके अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को भर दिया। ये सेमी परिल मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। ओके, अब इस बैग के अंदर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है जो इम्प्योर है, और यहाँ पर यदि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी है, जैसे हमने आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गई। और यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगाते हैं तो ये सिंपल डायलिसिस होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेलोफेन मेम्ब्रेन के बैग में कोलाइडल सॉल्यूशन को जब डाल दिया और इसको वाटर के अंदर हमने रख दिया, तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन से निकलकर वाटर के अंदर आ जाते हैं, और जो हमारे पास सेलोफेन मेम्ब्रेन का बैग है उसके अंदर केवल कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम निकाल कर सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होने के कारण क्या होता है कि हम इसमें यदि इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है, और इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। अगली हमारे पास जो मेथड आती है वो होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, इस मेथड में हम देखते हैं कि जनरली जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये सिंपल फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल फिल्टर पेपर से हम इसका फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जब जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसको हम जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन से यदि बार बार ट्रीट करते हैं तो उसके जो पोर्स का साइज होता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो जिससे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स तो निकल जाते हैं लेकिन कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं। तो इस प्रकार से हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स को बनाते हैं, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या है कि जब पोर्स का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है तो केवल इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स इसमें से निकल पाते हैं, और जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। अभी हमने बनाया कैसे, इसको हमने क्या किया कि जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स थे, हमने आपको बताया जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स थे उनके हमने पोर्स का जो साइज है उसको रिड्यूस किया बाय द यूज ऑफ कोलाइडियन। कोलाइडियन क्या है, 4% सॉल्यूशन है नाइट्रोसेल्यूलोज का इन द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड ईथर। ओके,
ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है और कोलाइडल पार्टिकल्स का कोरिलेशन कैसे किया जाता है, उनका मूवमेंट अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।